म्यूचुअल फंड निवेश का एक अच्छा विकल्प है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारी कैटेगरीज हैं और साथ ही कई टाइप्स की स्कीम्स हैं। मैं यदि सिर्फ ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम्स की बात करूं, ऑफ कोर्स जिसमें अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स भी हैं और साथ ही बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं, तो 600 से अधिक ऐसी स्कीम्स हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में कितनी स्कीम को शामिल करेंगे? 8 या 10 स्कीम्स मैक्सिमम। तो ऐसे में सही स्कीम का चुनाव करना जो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मीट कर सके, यानी कि आपका जो निवेश का उद्देश्य है उसे पूरा कर सके, ऐसी स्कीम का सिलेक्शन यदि आपको करना है तो आपको सभी तरह की कैटेगरीज की जानकारी हो और मैक्सिमम स्कीम्स के बारे में आपको पता हो, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं एक और नई स्कीम पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अच्छा, वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड पर चर्चा करने जा रहा हूं। लेकिन मैं स्कीम की बात करूं उससे पहले समझते हैं कि थीम क्या होती है। तो बेसिकली थीम कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव हो। जब हम किसी डाइवर्सिफाइड फंड की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस फंड के पोर्टफोलियो में सभी तरह के सेक्टर्स होंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द सेक्टर्स होगा। और जब हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर की बात करते हैं तो इसका मतलब उस स्कीम के पोर्टफोलियो में एक ही सेक्टर्स की कंपनीज होंगी। लेकिन जब हम किसी थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो इसका मतलब उसके पोर्टफोलियो में 4, 5, 6 सेक्टर्स होंगे जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीम है, यानी कि जब हम कभी कहते हैं कि हमारे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, इसका मतलब हम क्या बात करते हैं कि वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, स्कूल्स आ रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन वहां पर अच्छा होगा। तो इस तरह से जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर थीम की बात करेंगे तो इसका मतलब उसमें कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, हॉस्पिटल्स, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह की कंपनीज होंगी। इसी तरह से जब हम कंजम्पशन थीम की बात करेंगे तो इसका मतलब वहां पर FMCG, हेल्थ केयर सर्विसेज, इस तरह की कंपनीज या इस तरह के सेक्टर्स होंगे। तो इसका मतलब जब हम किसी थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की थीम में इन्वेस्टमेंट करके हम ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि किस समय पर किस थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अक्सर इन्वेस्टर्स पास रिटर्न्स को देखकर किसी थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और होता यह है कि क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रैली हो चुकी होती है, तो अब जब आप यहां पर एंटर करते हैं तो अधिक रिटर्न्स अर्न करने की एक्सपेक्टेशन कम होती है, बल्कि यहां पर रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपको यह पता चले कि अब इस थीम में ज्यादा रिटर्न्स की उम्मीद है, यहां पर अब रैली होगी और उससे पहले आप एंटर कर सकें, तो आपको डेफिनेटली यहां पर बेटर रिटर्न्स मिल पाएंगे। मुझे याद है जून 2020 में मैंने एक वीडियो बनाया था इंटरनेशनल फंड्स पर और उसके थंबनेल में मैंने लिखा था कि एक साल में 30% से अधिक का रिटर्न। और उस वक्त क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में मंदी थी और डोमेस्टिक फंड्स के रिटर्न्स काफी खराब थे, ऐसे में इंटरनेशनल फंड्स के रिटर्न 30% से अधिक। लेकिन समस्या यह थी कि बहुत कम इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट उस वक्त इंटरनेशनल फंड्स में था। तो मेरे वीडियो पर कमेंट करके भी आप में से बहुत लोगों ने लिखा था कि ये फंड्स तो हमारे पोर्टफोलियो में है ही नहीं। हालांकि अच्छी बात यह है कि उसके बाद भी उन स्कीम्स ने बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट किए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि किसी भी फंड में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह समझ सकें कि आने वाले समय में ये फंड्स बेहतर परफॉर्म करेंगे तो वो अच्छा है, ना कि आप बाद में स्कीम का पोस्टमार्टम करें या ये देखें कि कौन सी स्कीम ने पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए थे। और कई बार ये होता है कि ग्रीड एंड फियर के चक्कर में जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि पहले से
बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी हो, वहां पर रैली हो चुकी हो, तो वहां पर चांसेस ये होते हैं कि अब वहां पर बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए जब आप किसी थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत जरूरी है समझना कि अब वो थीम आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। और दूसरी बात, एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर थीमेटिक फंड हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं होगा। और साथ ही यह भी जानना बहुत जरूरी है कि हर स्कीम या हर थीम हर इन्वेस्टर के लिए शायद सही ना हो। तो आपके इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, आपका निवेश का जो उद्देश्य है, उसके अनुसार आप कौन कौन सी थीम्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सही समय पर सही थीम या सही थीमेटिक फंड आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आप ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ स्कीम रिलेटेड नहीं है, बल्कि यहां पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होगा, तो मैं अपने व्यूअर से यह जरूर उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, थोड़ा सा समय दें ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। इन्वेस्टमेंट में सारा खेल ग्रीड एंड फियर का है। कई बार ऐसा होता है कि जब पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है तब ऐसा लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया और बहुत सारे निवेशक तब एंटर करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। फरवरी 1999 से लेकर फरवरी 2000 के बीच आईटी सेक्टर ने 740% का रिटर्न दिया। अब डेफिनेटली ऐसे रिटर्न्स को देखकर किसी को भी लालच आएगा और ऐसे निवेशक जिन्होंने कभी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था या जिन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, उन्होंने भी आईटी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ? फरवरी 2000 और फरवरी 2001 के बीच आईटी सेक्टर का रिटर्न -67.3% रहा। तो यानी कि जिन निवेशकों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया और सही समय पर वो निकल गए, उन्हें मिला 740% का रिटर्न। लेकिन या मान लीजिए कुछ निवेशकों ने उसके बाद भी एग्जिट किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट सही समय पर किया, उन्हें भी वहां पर रिटर्न मिला। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो रैली देखकर यहां पर आए, उन्हें क्या मिला? नेगेटिव रिटर्न, यानी कि बहुत लॉस उनका हुआ। और उसके बाद यह मंदी काफी समय तक रही। तो ऐसे में जिन इन्वेस्टर्स ने तेजी के समय पर आईटी सेक्टर में एंटर किया था, उन्हें काफी लॉस झेलना पड़ा। और इसी तरह से 2013 में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रैली हुई, यानी कि इस थीम में अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई। आप स्पेशली अगर बात करें हेल्थ केयर की और आईटी कंपनीज की, तो यहां पर अच्छी ग्रोथ थी, लेकिन इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट उस वक्त इस तरह के सेक्टर्स में कम था। इसी तरह से 2012 में यूएस बेस्ड कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, यानी कि वो वक्त था यूएस बेस्ड इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं तो मुझे उत्तर यही मिलेगा कि आप में से बहुत कम लोगों ने उस वक्त इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो होता यही है कि जो वक्त होता है किसी तरह की थीम में इन्वेस्टमेंट करने का, जब वो वक्त चला जाता है तब एहसास होता है कि हमने कुछ मिस कर दिया। 2015 से 18 के बीच फार्मा सेक्टर में मंदी रही। उस वक्त सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि फार्मा सेक्टर है, इस सेक्टर की हमेशा डिमांड होती है, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि उस वक्त फार्मा सेक्टर ने 10% से अधिक का नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो यानी कि ऐसा सेक्टर जहां से हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा इस तरह के सेक्टर में डिमांड रहेगी, लेकिन उसने निवेशकों को डिसअपॉइंट किया। और यदि हम हाल ही में 2020 की बात करें तो हमने देखा कि कोरोना के पीरियड में फार्मा सेक्टर ने बेहतरीन रिटर्न जनरेट किए। तो इसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि हर सेक्टर हर समय पर एक तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्टर से अब अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है, किस थीम से आप अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर रहे हैं। यदि वहां पर आपका निवेश होगा तो आपको डेफिनेटली ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स अर्न करने में मदद मिलेगी। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन की शुरुआत हो रही थी इंडिया में और कोरोना तेजी से बढ़ रहा था, उस वक्त हमने देखा कि
शेयर मार्केट बहुत गिर गया और निवेशक बहुत चिंतित थे, उस वक्त सबको यह लग रहा था कि शायद मार्केट में और गिरावट आएगी और निवेशक इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उस वक्त रिडम्पशन पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन हमने देखा कि 2020 और 2021 के बीच किस तरह की परफॉर्मेंस देखी गई और यहां पर फिर निवेशकों को यह लगा कि हमने रैली मिस कर दी है और जितना इन्वेस्टमेंट जब सेंसेक्स 30,000 के लेवल पे था उतना नहीं आ रहा था। जब मार्केट 60,000 के लेवल्स पर आ गया, ज्यादा निवेशकों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मार्केट में ग्रीड एंड फियर हमेशा बना रहता है। जो लोग थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और सही समय पर मार्केट में एंटर करते हैं, वो यहां पर फायदा उठा सकते हैं। और जो लोग बाद में ये सोचकर कि उन्होंने रैली मिस कर दी है और फिर लालच में आकर ऊंचे भाव में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शायद ज्यादा जोखिम ले लेते हैं। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किस वक्त पर हमें मार्केट में एंटर करना चाहिए और किस तरह की थीम में आने वाले समय में बेहतर रिटर्न्स मिल सकेंगे। उन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें नुकसान कम और फायदा ज्यादा होने की उम्मीद रहेगी। अब ये तो बात हो गई कि आपको उस थीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पर आप तेजी की उम्मीद कर रहे हो और सही समय पर आपको अपनी थीम को चेंज भी करना चाहिए। लेकिन यह हर वक्त संभव नहीं होता। यह ऐसा ही है जैसे आप कभी ड्राइविंग कर रहे हो और आप जिस लेन में ड्राइव कर रहे हो वो लेन बहुत स्लो चल रही हो और उसके बाजू की लेन बहुत फास्ट चल रही हो। आप चाह रहे हो कि आप उस लेन में होते तो यह बेहतर होता, लेकिन अब यदि आप चेंज भी करना चाह रहे हैं तो आप लेन चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करें? तो इसके लिए सही समय पर एक थीमेटिक फंड से दूसरे थीमेटिक फंड में स्विच करना शायद संभव ना हो पाए। तो होना यह चाहिए कि आपके पास ऐसा फंड हो जहां पर आपके फंड में एक से ज्यादा थीम्स हो। तो अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड की। ये एक फंड ऑफ फंड स्कीम है, यानी कि ये बहुत सारे फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करती है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो वहां पर एक कॉमन थीम से जुड़े हुए सेक्टर्स होंगे, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड में एक से ज्यादा थीमेटिक फंड्स होंगे। यहां पर समय समय पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग भी होती रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में कई थीमेटिक फंड्स होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर समय वही थीमेटिक फंड्स रहेंगे। समय के अनुसार ये थीमेटिक फंड्स में बदलाव होता रहेगा, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा और वही इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। कौन से थीमेटिक फंड्स इस स्कीम के पोर्टफोलियो में रहेंगे, उस पर बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट, आईआईपी ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, इस तरह के जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, या फिर हम बात करें इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स या बिजनेस एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट्स, ग्लोबल फैक्टर्स, इस तरह की जो पैरामीटर्स होते हैं उनके आधार पर ये थीम्स चुनी जाएंगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे थीमेटिक फंड्स हैं और ऐसा नहीं है कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करेगी, बल्कि ये दूसरे फंड हाउसेस के थीमेटिक फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। यदि हम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड के करंट पोर्टफोलियो की, यानी कि एज ऑन 31 अक्टूबर 2021 का जो पोर्टफोलियो है उसकी बात करें तो स्कीम के पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक फंड, यूएस ब्लू चिप फंड, टेक्नोलॉजी फंड, एक्सपोर्ट सर्विसेज फंड, साथ ही यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और फ्रैंकलिन एशियन इक्विटी फंड शामिल हैं। तो यानी कि यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हालांकि आप थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कई थीमेटिक फंड्स में हो रहा है और समय समय पर इन थीम्स में बदलाव भी होगा। आज हो सकता है कि यूटीआई ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक थीमेटिक फंड इस स्कीम के पोर्टफोलियो में है, कल शायद कोई दूसरा थीमेटिक फंड यहां पर शामिल हो जाए, या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के भी जो थीमेटिक फंड्स की मैंने बात की वहां पर भी यहां पर बदलाव हो सकता है। तो चाहते तो आप भी यही हैं कि जब आप थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें
तो उसमें करें जिसमें आगे रैली होने वाली हो, लेकिन खुद ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहां पर क्योंकि फंड मैनेजर्स ये कई फैक्टर्स जिनकी मैंने पहले बात की उस आधार पर तय करते हैं, तो यहां पर बेटर चांसेस हैं कि आपको उन रैलीज का फायदा मिल सके। ये स्कीम दिसंबर 2003 में लॉन्च हुई थी और यदि हम सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो स्कीम का CAGR 15.55% रहा है। ये मैं रेगुलर स्कीम की बात कर रहा हूं और डायरेक्ट स्कीम की हम बात करें तो रिटर्न्स थोड़े से और भी बेहतर हैं। और यदि हम स्कीम की लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें, यानी कि एज ऑन टुडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 13 नवंबर 2021 को, तो स्कीम का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न रेगुलर स्कीम का 73% से अधिक का है। लास्ट 3 इयर्स में स्कीम ने 24% से अधिक का CAGR जनरेट किया है और लास्ट 5 इयर्स में ये 18% से अधिक रहा है। ये जो रिटर्न्स का मैंने जिक्र किया ये रेगुलर प्लान के रिटर्न्स हैं। डायरेक्ट प्लान्स के रिटर्न थोड़े और भी बेहतर हो सकते हैं। हालांकि पास रिटर्न्स फ्यूचर में सस्टेन करें या ना कर सकें इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन पास रिटर्न्स देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह की स्कीम में किस तरह की रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल है। इस स्कीम के मैं अगर AUM की बात करूं तो एज ऑन 31 अक्टूबर 2021 96 करोड़ का AUM है, यानी कि फंड का साइज बहुत छोटा है। इसका मतलब यह है कि निवेशकों का ध्यान हमेशा जो बहुत पॉपुलर स्कीम्स होती हैं उनकी तरफ जाता है और ऐसे में इस तरह की स्कीम्स जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी होती हैं तब ये लोगों की नजर में आती हैं, तब इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो हमेशा यदि आपको बहुत सारी स्कीम्स की जानकारी होगी तो आप शायद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। हालांकि हर स्कीम हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल नहीं होती है। आप जब शुरुआत करते हैं तो आप बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इस तरह के स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं यदि आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या फिर आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जब आप थोड़ी सी जानकारी हासिल कर चुके होते हैं, काफी समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तब आपको इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस स्कीम में यदि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज आपको इन्वेस्ट करने होंगे और यदि आप SIP करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपीज की SIP की जा सकती है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी 200 TRI इंडेक्स है और स्कीम के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट स्कीम में 0.06% का एक्सपेंस रेशियो है, जबकि रेगुलर प्लान में ये 1.52% है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको काफी जानकारी दी, सिर्फ स्कीम के बारे में नहीं बल्कि ओवरऑल थीमेटिक फंड्स के बारे में और किस तरह से इस तरह के फंड्स काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम भी आएगी। आप भी अपने पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड को इंक्लूड करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसे पोस्ट करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.